हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जी ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण दो टॉपिक पर बात करेंगे जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड एग्ज़ाम के जो है सिलेबस में शामिल है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके सामान्य ज्ञान में। 20 प्रश्न जो आपके सामान्य ज्ञान होते हैं उसमें से 1 से 2 प्रश्न इन टॉपिक से पूछा जाता है। तो ज़रूर आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आपने सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और शिक्षा का अधिनियम जो जैसे वीडियो को नहीं देखे हैं या टॉपिक्स को नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट पर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जो वीडियो अपलोड है छत्तीसगढ़ प्री बीएड 2000 और प्री डीएड 2023 इस नाम से प्लेलिस्ट बना है, तो वहाँ पर जाइए और वीडियो को लाइन से देखते जाइए। तो ज़रूर उस वीडियो को जाकर देखिएगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपके सिलेबस में शामिल है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो आपके एग्ज़ाम में क्या पूछा जा सकता है? एनसीएफ का फुल फॉर्म बताइए। तो याद रखिएगा, एनसीएफ का फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो इसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 कहा जाता है। तो अगर हम इसकी महत्वपूर्ण कुछ बिंदुओं की बात करें तो एनसीएफ का जो है निर्माण जो है एनसीईआरटी करता है। याद रखिएगा, एनसीईआरटी ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, एनसीईआरटी जो है एनसीएफ बनाता है और एनसीईआरटी ने लगभग 4 बार मतलब 4 जो है एनसीएफ दे चुका है। कौन कौन सा? तो देखिए, 1975 में आया था, याद रखिएगा। उसके बाद आया है 1988 में एनसीएफ, 2000 में आया है और 2005 में। 2005 वाला जो है अभी वर्तमान में चल रहा है, हमारी शिक्षा नीति में मतलब लागू है। तो एनसीएफ जो है 2005 की अगर बात करें तो देखिए, इसमें महत्वपूर्ण इसका तथ्य दिया गया है। लेकिन सबसे पहले वही 2005 जो है एनसीएफ है वो कौन सी नंबर का है? तो चौथा नंबर का एनसीएफ है, याद रखिएगा। इससे पहले 75 में आया है, 1988 में और 2000 में। तो इसे भी याद रखिएगा। और एनसीईआरटी इसे जो है बनाता है। तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म भी आप कमेंट कीजिए दोस्तों, इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है और एनसीएफ का तो पूछा ही जाता है, एनसीएफ का फुल फॉर्म। देखिए, अब इसमें महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे महत्व है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का महत्व। देखिए, यह विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। आपको ऑप्शन में बनाकर ऐसा दे दिया जा सकता है कि महत्व उसमें क्या शामिल है। तो देखिए, यह विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों ने, वैज्ञानिकों ने, विषय विशेषज्ञों ने, अध्यापकों ने मिलकर तैयार किया है। मानव विकास संसाधन मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में देश के चुने हुए 23 विद्वानों ने शिक्षा को नई राष्ट्रीय चुनौती के रूप में देखा। तो देखिए, एनसीएफ 2005 के जो अध्यक्ष थे वो थे प्रोफेसर यशपाल। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर यशपाल। अगर हम सचिव की बात करें तो सचिव है श्वेता उत्पल। ये भी क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। एनसीएफ के जो सचिव थी वो है श्वेता उत्पल। उस समय जब निर्माण के समय की बात की जा रही है तो श्वेता उत्पल सचिव और अध्यक्ष है प्रोफेसर यशपाल। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। देखिए, फिर से देख लीजिए महत्व को, ये ऑप्शन में दे दिया जाएगा। ये नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद, वैज्ञानिक एवं विषय विशेषज्ञ अध्यापक ने मिलकर बनाया है। ये मानव विकास संसाधन मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में देश के चुने हुए 23 विद्वानों ने शिक्षा को नई राष्ट्रीय चुनौती के रूप में देखा। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा 23 विद्वानों का। अब देखिए, एनसीएफ का महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो यहाँ से पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, मार्गदर्शी सिद्धांत से। देखिए, एनसीएफ जो क्या है? एनसीएफ है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। इसका महत्वपूर्ण पहला सिद्धांत। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए। कक्षा को गतिविधि से जोड़ा जाए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किया जाए। देखिए, जो ज्ञान है वो स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, केवल पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, या मतलब स्कूली ज्ञान ही ना हो, जो है बाहरी जीवन के बारे में पढ़ाया जाए। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। पढ़ाई को रटने के बजाय समझने पर जोर दिया जाए, ये कहा गया। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए, मतलब वही बात, ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। कक्षा को गतिविधि से जोड़ा जाए। खेल विधि के माध्यम से आपको शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, इसमें यह बोला जा रहा है।
और राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो, मतलब राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना हो। तो देखिए इन पांचों को बहुत याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा मार्गदर्शी सिद्धांत है या एनसीएफ का महत्वपूर्ण तथ्य है, तो इसे याद रखिएगा। देखिए इसमें हम देख लेते हैं सुझाव, ये प्रमुख सुझाव भी महत्वपूर्ण है, क्या क्या कहा गया है। तो देखिए शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि का अधिकतम प्रयोग हो। एनसीएफ में सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित किया जाए। अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव आवश्यक है, अर्थात अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षक के सामने प्रस्तुत करता है। अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाए कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा गलत है। बच्चों को स्कूल से बाहरी जीवन में तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना, तो प्रमुख सुझाव है। मतलब एनसीएफ जो है बच्चों पर कोई भी बोझ प्रदान नहीं करना चाहता, मतलब शिक्षा बिना बोझ के यहाँ पर इसका पालन किया गया है। एनसीएफ का जो है शिक्षा बिना बोझ के, याद रखिएगा। तो शिक्षा बिना बोझ के जो है वो एनसीएफ ही लागू करता है, तो याद रखिएगा शिक्षा बिना बोझ के संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। मतलब बस्ते का वजन न होना चाहिए, केवल ज्ञान पर जोर दिया जाए। मोटी किताब जो है यहाँ पर देखिए, मोटी किताब शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है, मतलब बोझ को कम करना है बच्चे के शरीर से, याद रखिएगा। एनसीएफ का यह महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो फिर से एक बार चलिए देख लेते हैं। 2005 जो एनसीएफ है वो चौथा एनसीएफ है, याद रखिएगा। एनसीईआरटी जो है ये इसे बनाता है, प्रोफेसर यशपाल इसके अध्यक्ष हैं और श्वेता उत्पल इसके सचिव। और एनसीएफ का फुल फॉर्म नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा, मार्गदर्शी सिद्धांत ये पांचों ये पूछा जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं दूसरा टॉपिक। देखिए इसी एनसीएफ का भी एक बात इसमें महत्वपूर्ण है। ये जो एनसीएफ है वो बना है रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो एनसीएफ है वो कहाँ से बना है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के जो निबंध है सभ्यता और प्रगति यहाँ से बना है। तो इतना आप जान लीजिए, बस ये काफ़ी है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जिसे बोला जाता है DPEP, मतलब DEP का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, याद रखिएगा। तो देखिए इसमें है, इस योजना का प्रमुख जोर बालिकाओं, अनुसूचित जाति, कामकाजी बच्चों, शहरी वंचित बच्चों, दिव्यांगों आदि की शिक्षा के लिए विशेष सहयोग उपलब्ध कराना है। बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति के लिए विशेष रणनीतियाँ हैं, तथापि इन समूहों को शामिल करने के लिए एक समेकित रूप से वास्तविक लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं। NIPA द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार DPE जिलों के स्कूलों में, मतलब जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के स्कूल में 60% से अधिक बच्चे अनुसूचित जाति के हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, देखिए 60% से अधिक बच्चे जो होते हैं अनुसूचित जाति के होते हैं। DPE का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। चलिए इसका महत्वपूर्ण तथ्य को जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। देखिए जो है DPEP का जो शुरुआत है वो कब, यह कार्यक्रम कब लागू हुआ, तो 1994 में, याद रखिए। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में शुरू किया गया जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लिए एक बड़ी पहल है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना थी, याद रखिएगा। सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लिए एक बड़ी पहल है, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना थी। 1994 में इसे स्टार्ट किया गया है। तो ये क्वेश्चन बनेगा। और सार्वभौमिकरण से उद्देश्य क्या है, तो प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, देख लीजिए। उन्नीस में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम मतलब DPE का शुरू किया गया था। औपचारिक प्राथमिक विद्यालयों के माध्यम से सभी बच्चों की प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच या इसके समकक्ष विकल्पों के माध्यम से इसका उद्देश्य था। सार्वभौमिकरण और सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच, मतलब जो बच्चे हैं उसे प्राथमिक शिक्षा से जोड़ना है, इसका प्रमुख उद्देश्य है, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, देख लीजिएगा। वही उद्देश्य है जो अभी पढ़े हैं, वही सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने की एक पहल है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना थी, आप इसे देख लीजिएगा। जो हम पहले पढ़े हैं वही है ये भी।
देखिए इसको हम उपलब्धियां की बात कर लेते हैं, DPE की प्रमुख उपलब्धियां। तो देखिए जो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है उसने अभी तक 1,60,000 से अधिक स्कूल खोले हैं, जिसमें लगभग 84,000 वैकल्पिक शिक्षण केंद्र AAS है। इन वैकल्पिक शिक्षण केंद्रों में 35 लाख बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, 1,60,000 से अधिक स्कूल खोले जा चुके हैं, इसे याद रखिएगा। इसके अंतर्गत स्कूली ढांचा उल्लेखनीय है, 52,758 स्कूली भवन, 58,604 अतिरिक्त कक्षाओं, 16,619 संसाधन केंद्र, 29,307 मरम्मत कार्य, 64,592 शौचालय और 24,909 पेयजल सुविधाओं के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है या प्रगति पर है। तो यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा कम पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसे जान लीजिए। पिछले 3 वर्षों के दौरान चरण 1 के राज्यों में सकल नामांकन अनुपात GER 93 से 45% रहा है और शिक्षा गारंटी केंद्रों में दाखिले का समायोजन करने के बाद 2001-2 में GIR 100% से अधिक आता है। देख लीजिएगा। देखिए हम इसमें महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं। वर्तमान की हम बात करते हैं। वर्तमान में नामांकित विभिन्न प्रकार के सक्षम बच्चों की कुल संख्या 4,20,203 है, जो DPE राज्यों में विभिन्न प्रकार के सक्षम बच्चों की कुल संख्या 5,53,844 है, लगभग 76% है। तो आपको इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपके करंट अफेयर से संबंधित भी इसमें पूछा जा सकता है। देखिए अंशकालिक शिक्षकों या शिक्षाकर्मियों सहित लगभग 1,77,000 अध्यापक की नियुक्ति की गई है इसके अंतर्गत। और शिक्षा संबंधी सहायता और शिक्षण प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ब्लॉक स्तर पर जो है 3,380 संसाधन केंद्र और समूह स्तर पर 29,725 केंद्रों की स्थापना की गई है। तो इसे याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन जो बनेगा आपका फुल फॉर्म से बनेगा इसकी स्थापना पर। और एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे भी देख लीजिएगा। इसमें 85% जो है खर्च केंद्र सरकार करता है और 15% मात्र राज्य सरकार करता है। तो ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा या पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। 85% केंद्र सरकार खर्चा करता है इसमें और 15% राज्य सरकार जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में। तो दोस्तों ये थे इम्पॉर्टेंट 2 महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके BED और DED के सिलेबस में शामिल हैं। तो इसे ज़रूर आप अच्छे से देख लीजिएगा एक बार और। अगर आपको समझ में नहीं आया तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, समझ में आया तो भी कीजिएगा। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 से तो क्वेश्चन बनेगा ही इस बार, तो ज़रूर इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।